सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बिकॉज द टॉपिक इज दैट आफ्टर एमएससी हाउ टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, कि एमएससी स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बने और इसकी स्टेप बाय प्लानिंग क्या होगी। आज के हमारे सेशन के इम्पोर्टेंट होने के कई रीजन है। फर्स्ट वन इज आफ्टर मास्टर्स एक बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब हर स्टूडेंट का ड्रीम होता है, राइट। सेकेंड वन इज कि इस टॉपिक के रिगार्डिंग ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन स्टेप बाय प्लानिंग किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर कंप्लीटली अवेलेबल नहीं है। इसीलिए आफ्टर डूइंग एमएससी स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज होते हैं कि मैम ये बताइए कि कॉलेज प्रोफेसर बनने की क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, सिलेबस क्या है, प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, बेसिक बुक्स कौन सी रीड करनी है और रेफरेंस बुक्स कौन सी रीड करनी है। इस तरीके के काफी क्वेश्चंस उनके माइंड में घूम रहे होते हैं और एक एक्सट्रीम लेवल का कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स के इन सारे क्वेश्चंस को रीथिंक करने के बाद बिल्स की पूरी टीम ने इस सेशन को अरेंज किया है और डॉक्टर बंसीवाल सर को इनवाइट किया है। So I welcome you, sir, on the behalf of BILS. Just because sir 2018 बैच सिलेक्टेड है, रिसेंटली गवर्नमेंट कॉलेजेस में वर्किंग भी है। सर की स्पेशलिटी ये है कि सर 17 टाइम्स जीएसआई जेआरएफ क्रैक कर चुके हैं और सर की ही गाइडेंस में मोर देन 25 स्टूडेंट्स हैं सीएसआई नेट जेआरएफ, स्टेट सेट एग्जाम और स्कूल लेक्चरशिप जैसे कई लाइफ साइंस स्ट्रीम के जो एग्जाम्स है वो क्रैक किए हैं। सो आई होप कि सर इस होल प्रोसेस से गो थ्रू हुए हैं तो आपके सारे क्वेश्चंस को बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लैरिफाई कर पाएंगे। नाउ ओवर टू यू सर। ओके, वेलकम आप सभी का एंड थैंक यू सो मच अलका। तो जैसा कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइम हो गया अपने लिए और देखा जाए तो एकदम से पीक टाइम है अपना और ऑलमोस्ट जैसे बात की जाए तो ऐसा है कि दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन है ना, कि चाहे आप एमएससी कर रहे हो या एमएससी आपकी हो गई हो तो एक लेवल तो वो आता है कि अगर आपकी एमएससी है तो आपको एमएससी के साथ में नेट और जेआरएफ जोड़ना होता है और जब आप नेट और जेआरएफ में से कुछ उसमें ऐड कर देते हो तो उसके बाद में नेक्स्ट टारगेट आ जाता है कि अब आपको एक बहुत ही डेस्टिनेशन एक ऐसा होना चाहिए जिसपे आपको सेटिस्फैक्शन हो, ऐसा लगे कि यस वी हैड मेड समथिंग इन लाइफ और बेटर फील होना चाहिए। और जब आप काम कर रहे हैं, मेहनती हैं, तो ऑब्वियसली आपका राइट भी बनता है कि आपको ऐसे ड्रीम्स आपके पूरे आपको करने चाहिए, आपको अपनी पूरी एफर्ट्स इनके लिए डालना चाहिए। और सिनेरियो की अगर हम बात करें तो सिनेरियो इस चीज़ को लेकर के एकदम से ही सीरियस है। सीरियस इन द सेंस कि अभी हम आपके साथ सारी बातों पे डिस्कस करूंगा तो एक एक पिन पॉइंट अपन को क्लियर करना है, ठीक है। आपके दिमाग के अंदर एक ऐसा भी कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए जो क्लियर ना हो या ऐसा सोचें कि देखिए कि अगर मान लीजिए कि कोई भी चीज़ आपको डाउट में है तो आपको वो चीज़ बार बार क्वेश्चन के रूप में आएगी ना, आप इससे पूछेंगे, आप गूगल से पूछेंगे, यूट्यूब से पूछेंगे, किसी टीचर से पूछेंगे, कोई ना कोई तो होगा जिससे आप कोशिश करेंगे पूछने की। अब वहां आपको क्या मिलेगा ये अलग चीज है, रियलिटी क्या है ये अलग चीज है, आपके अकॉर्डिंग क्या चीज सही है ये और भी अलग चीज है, और आपके साथ क्या होना चाहिए और आप क्या कर सकते हो ये और भी अलग चीज होती है। तो दिस इज द फाइनल गैप, ठीक है ना। अब तक जो था ठीक है वो बहुत हल्का था, आपने सीरियस लिया, आपका काम हो गया, आप आगे निकल गए, लेकिन अब जो है वो इससे भी ज्यादा सीरियस है, दिस आर टॉप सीरियस है ना। यहाँ पे जैसे आप लोग इकोलॉजी में इतना बढ़िया बढ़िया पढ़ते हो ना, तो ये वो एक्सट्रीम सिचुएशन है कि यहाँ कोई किसी का नहीं है। इट इज वेरी हार्ड टू से कि यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, एवरीवन वांट्स टू सक्सीड इटसेल्फ। नो डाउट वी ऑल आर सो सिंसियर, हम बहुत कोऑपरेटिव भी हैं, कोलैबोरेटिव भी हैं, सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन फाइनली वी आर टू मच सेल्फिश एंड एवरीवन इज सेल्फिश, वी कैन नॉट ब्लेम एनीवन, ठीक है। सब अपना काम करते हैं, आपको अपना काम करना है, आपको भी अचीवमेंट चाहिए, सबको अचीवमेंट चाहिए। दैट टाइम आपके पास जो इंफॉर्मेशन होती है, आपकी जो स्ट्रेटेजी होती है, अगर वो बहुत अच्छी है तो आपकी ये चीज काम आती है, ठीक है। सराउंडिंग के अंदर भी सब कुछ अवेलेबल है,
जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है उतना ज्यादा आपके लिए कंफ्यूजिंग भी है, राइट। और यहाँ आपके साथ जुड़ के और आप लोगों को बिल्कुल से अ, एकदम से आपके लिए जो बेस्ट हो सकता है, या सिचुएशन वाइज या पूरे राजस्थान के सीन वाइज जो बेस्ट हो सकता है, केवल वही बातें आपके साथ मुझे करनी है। और आई होप आप इन चीजों को नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन, जैसे मान लो कि अपन सेशन में आगे बढ़ेंगे तो दिमाग में कोई भी आपकी क्यूरी आ सकती है, आप कागज पे लिख लीजिए और उसके बाद में आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो अपन चाहेंगे कि एक भी स्टूडेंट के पास एक भी ऐसा क्यूरी ना हो जो अनसेटिस्फाई हो, और उसको ये नहीं लगना चाहिए कि अभी भी मुझे कुछ कंफ्यूजन है। अपन को कहीं इस चीज को डिस्क्लोज नहीं करना है, अपन को कहीं एडवर्टाइज नहीं करना है, अपन को चला के किसी को नहीं बताना कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, हमें नहीं मतलब, हमें हमसे मतलब है। आपको अपने आप से मतलब है कि आपको बात समझ में आ गई तो आप उस पर काम कीजिए, और आपको काम करना है, और आपको कितना काम करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और आपका काम कैसे होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके एंड वेलकम ऑल ऑफ यू, कि बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप लोग सारे यहाँ पे हैं, और नो डाउट अपन डेफिनेटली बहुत अच्छा ही करने वाले हैं। तो लेट्स प्रोसीड विथ मी। तो सबसे पहले आपके साथ मैं बात करता हूँ कि ये पूरा सीन क्या है, ठीक है। हो सकता है कि आपने अभी एमएससी किया होगा, हो सकता है कि आपको 5 साल हो गए होंगे, हो सकता है कि आपको 10 साल हो गए होंगे, और हो सकता है कि आपको इससे ज्यादा टाइम भी हो गया हो। तो पिक्चर इज वेरी वेरी क्लियर कि लास्ट एग्जामिनेशन का सीन क्या रहा हुआ है। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि राजस्थान का मामला क्या है, ठीक है। अगर आप देखते हैं तो आपके पास एग्जाम है 2010 का, ठीक है। साथ में यहाँ पे पोस्टें डली हुई हैं। 2010 की एग्जाम के अंदर बॉटनी और जूलॉजी की पोस्टें लगभग बराबर से होते हैं, ठीक है। 2-4 पोस्टों के ऊपर ज्यादा होने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। आप ये सोचें कि भाई बॉटनी की 27 पोस्ट आई है और जूलॉजी की 57 आएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसकी 27 आई है तो उसकी 30 आ गई होंगी, 33 आ गई होंगी, या 22 आ गई होंगी, इससे फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो लगभग ऑलमोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट सिमिलर सा रहता है, क्योंकि यहाँ पे बॉटनी के स्टूडेंट भी हैं, जूलॉजी के भी हैं, तो मैं चाहूंगा कि दोनों को ही सेशन से पूरा फायदा हो। तो आप देख सकते हैं 2010 में 27 पोस्टें आई हैं, उसके बाद में अगला एग्जाम 14 में है, और 14 में 66 पोस्टें आई हैं, ठीक है। ये डबल से भी ज्यादा हो गया फिगर। और उसके बाद में 2020 का जो सीन है उसमें 33 पोस्ट हैं, और अब जो 23 या 24 में जो एडवर्टाइजमेंट हो सकता है उसमें आप बिल्कुल से श्योर रहिए कि 70 से ज्यादा पोस्टें आने वाली हैं। तो अगर इससे पूरे एग्जामिनेशन के इवेंट्स को आप देख रहे हैं तो आप इसमें ये पाएंगे कि अब जो एडवर्टाइजमेंट आएगा उसमें पोस्टें अब तक की सबसे ज्यादा आएंगी। वन थिंग जो आपको पॉजिटिविटी दे सकता है कि आपका टाइम द बेस्ट टाइम, कि अब तक की हिस्ट्री के अंदर इतनी पोस्टें नहीं आई जितनी अब आएंगी, ठीक है। ये पोस्टें आज आ जाती हैं तो भी आपका सीन जो है वही आज, एक महीने बाद आती है तो भी आपका सीन बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट वाला नहीं कह सकते कि एक महीने में आप बहुत कुछ नहीं करने वाले, ठीक है। अगर यही यही सीन 6 महीने बाद का देखा जाए तो भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 90% स्टूडेंट्स हैं वो कोई बहुत ज्यादा सिंसियर काम नहीं करते। तो किसी के साथ में भी कुछ भी बात करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप से बात कीजिए कि क्या मैं 70 में से कोई भी पोस्ट है उसके लिए आज तैयार हूं, 1 महीने बाद तैयार हूं, या 6 महीने बाद तैयार हूं, या मैं 1 साल तक भी तैयार नहीं हूं। तो इट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। अभी अपना इतना सिलेबस रहता है, चाहे बॉटनी हो या जूलॉजी हो, आपको उसको कवर करने में 6 महीने से ज्यादा टाइम लगना होता है। तो आप ये चाहें कि 6 महीने के अंदर पोस्ट आ जाए तो आपको नुकसान है, आप ये चाहें कि 1 साल तक एग्जाम हो तो आपको फायदा है। आप पीछे से देख रहे होंगे कि हर एक एग्जाम है वो 3 से 4 साल के बाद में पूरी होती है, पूरा प्रोसेस 3 से 4 साल में पूरा होता है। तो अच्छा है कि कम से कम भी अगर आपको 6-7 महीने मिलते हैं, 8 महीने मिलते हैं, तो आपके लिए बहुत बहुत बढ़िया है, क्योंकि इतने टाइम से पहले एग्जाम होना आपके लिए नुकसानदायक है, राइट। तो इट इज नॉट ए इश्यू कि एग्जाम कब होना है, इट इज नॉट ए इश्यू कि एडवर्टाइजमेंट कब आना है, इट इज नॉट ए इश्यू, कुछ भी इश्यू नहीं है। इश्यू सिर्फ ये है कि मैं किस दिन रेडी हूं एग्जाम देने के लिए। तो जस्ट आप अपने लिए तो कुछ भी डिसाइड कर सकते हो, लेकिन आपका डिसीजन नहीं चलने वाला,
क्योंकि आपको अकेले थोड़ी काम करना है, आपको कंपटीशन में रह के काम करना है, तो आपको मिनिमम टाइम के अंदर तैयार होना है कि लोवेस्ट ड्यूरेशन क्या होगा कि विद इन 6 मंथ मैं रेडी हूँ क्या इस एग्जाम के लिए। तो विद इन 6 मंथ की स्ट्रेटेजी तो आपको अब अडॉप्ट करनी ही पड़ेगी। आप 1 साल का टारगेट लेके नहीं चल सकते, क्योंकि जिन्होंने पीछे एग्जाम दिए हैं, इंटरव्यू दिए हैं, वो जानते हैं कि एक एक साल पढ़ने के बाद में भी रिटर्न क्लियर नहीं होता है, इंटरव्यू में रह जाते हैं। तो आपको तो सारी चीजें टाइम पे करनी है और हर चीज को एक लेवल से भी अबव लेवल पे कर रहा है, तो अपने आप को कंप्लीटली सीरियस बनाना है ना। टाइम कुछ ऐसा है, तो यहाँ तो ये चीज आपको समझ लेनी है कि हमारे पास आने वाला जो टाइम है वो द बेस्ट टाइम है, ठीक है। अगर इसमें 6 महीने मान के चलते हो, तो 6 महीने का मतलब ये होता है कि जो बच्चे सेट हो रखे हैं, नेट हो रखे हैं, जेआरएफ हो रखे हैं, उनको तो कोई काम नहीं करना, उनको केवल अपना सब्जेक्ट पढ़ना है। और जिन बच्चों का इनमें से कुछ भी नहीं हो रखा है, एमएससी ओनली, तो उनके लिए टारगेट ये है कि वो 6 महीने के अंदर अंदर नेट भी निकाल लें, ठीक है। इसके बाद में आप देख रहे होंगे कि जो अगला एग्जाम आएगा वो लगभग 2026 से पहले तो नहीं आना। तो या तो अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर लो, या फिर आप 3 साल का या 4 साल का जो भी आप गेम खेलना चाहें वो गेम खेल लो। तो बेटर ये है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो अपन हाथों हाथ अभी इस काम को फिनिश करें और अच्छे से फिनिश करें, ताकि हम उस टाइम तक तो बहुत अच्छी सिचुएशन में चले जाएंगे, राइट। तो इट इज अपर लिमिट फिक्स हो गई आपकी, अपर लिमिट फिक्स हो गई कि आज अपन बात जरूर कर रहे हैं, आज अपन सेशन के अंदर जरूर है, लेकिन काम हमारा अपन जो बात कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि 6 महीने बाद की बात हो रही है कि हम आज बात कर रहे हैं, उसे हम 6 महीने बाद में एक स्टैंड चाहते हैं कि अपन इस स्टैंड पे पहुंच गए, ठीक है। और ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट थी कि आपके पास है 70 पोस्ट, यानी कि अब तक का सबसे बड़ा फिगर आपके एडवर्टाइजमेंट में आपको मिलना है, ठीक है। ये इसका एलिजिबिलिटी है। आजकल का ट्रेंड ये है कि बच्चे के पास 12th में, पीएससी में, एमएससी में कहीं भी 55% से नंबर कम नहीं होते। उसमें गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की लाइन आती है, तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड अपना जो साइंस के बच्चे होते हैं उनका बहुत अच्छा होता है। कारण ये है कि उनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में नंबर बहुत सारे होते हैं। तो जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं आर्ट्स वाले, उनमें दिक्कत आती है बच्चों को कि वहाँ 55 बनना मुश्किल हो जाता है एवरेज, लेकिन साइंस के बच्चों के कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यहाँ पे एमएससी 55% की जरूरत पड़ती है, साथ में आपका नेट हो सकता है, साथ में आपका सेट हो सकता है। अच्छी बात ये है कि अगर आप अभी ओनली एमएससी हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। आपका जिस दिन रिटर्न क्लियर हो जाए उस दिन भी आपको नेट की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपका इंटरव्यू होता है उस दिन और उस टाइम पे आपके हाथ में नेट या सेट का कोई सा भी एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो उसमें टाइम लगता है। एग्जाम एडवर्टाइजमेंट आने में टाइम है, अभी एग्जाम में टाइम है, इंटरव्यू में भी टाइम लगता है। तब तक आपके हाथ में आप नेट या सेट में से कोई सा भी एक सर्टिफिकेट अटेंड कर सकते हो। इट इज सिंपल। आप चाहो तो ये सर्टिफिकेट इंटरव्यू वाले दिन आपके हाथ में हो सकता है, आप ना चाहो तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि संभव नहीं है। आप चाहो तो ये संभव है। एमएससी आपकी हो गई है, नहीं हुई है तो आपकी 55% से हो भी जाएगी, कोई बड़ा इश्यू नहीं। यानी कि क्वालिफिकेशन और सिचुएशन दोनों प्रकार के बच्चों के लिए सेम है। अगर आप एमएससी फाइनल में हो तो भी आपकी कहानी वही है, अगर आप ऑलरेडी एमएससी जेआरएफ हो तो भी आपकी कहानी वही है। तो जो ओनली एमएससी वाले हैं वो चाहेंगे तो 6 महीने के अंदर ऐसा कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं कि ये जो अपना टारगेट रहेगा तो इसमें आपको क्या चाहिए और हाउ मच टाइम नीडेड टू ऐड नेट और सेट इन योर क्वालिफिकेशन। जो बच्चे अभी एमएससी है या ओनली एमएससी है, ये उनके लिए, राइट। तो आपको मिनिमम 6 मंथ, देखिए जिसको सिलेक्शन नहीं कराना, जिसको ये जॉब नहीं लेनी, और जो पहले से सोच रखा है कि मुझे तो एज ए ट्रायल देखना है कि हो जाए तो ठीक, तो देखो यहाँ पे हो जाए तो ठीक जैसा तो कोई है ही नहीं सीन कि आप चाहें कि अपन एग्जाम दे के आए हो जाए तो ठीक। इसका मतलब ये है कि आप खुद भी बेवकूफ हो और किसी और को भी बेवकूफ बना रहे हो, ठीक है। तो इसका तो कोई सीन है ही नहीं, क्योंकि राजस्थान में जो पोस्टें आते हैं, अगर आप 70 पोस्टें मानते हो ना, तो एवरेज एक जिले से 2 पोस्टें आते हैं,
तो राजस्थान में कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने क्वालिफाइड है, एवरेज एक जिले से कितने से बच्चों का सिलेक्शन होना है, तो इट इज वेरी टफ। ठीक है। तो जिनका अभी ये है कि आप एमएससी में हो, तो आप चाहें और कोशिश करें कि आप दिसंबर को टारगेट कर दें और दिसंबर के अंदर आप नेट निकाल लें। आप ये होता है ना कि जैसे आप सीरियस ही हो गए, मान लीजिए कि आप सीरियस ही हो गए, कि अब आप पूरा ही सीरियस हो गए, तो अब पूरा सीरियस का मतलब तो पूरा सीरियस ही होता है, तो आप नेट दोगे तो उसमें भी आपका जेआरएफ ही होना चाहिए फिर तो। भाई आप सीरियस हो इसका मतलब तो ये है ना कि आप जो काम कर रहे हो उसको बढ़िया वाला ही करोगे, तो आप जेआरएफ निकाल दो। और सेट का भी एग्जाम आ जाना है, लास्ट एग्जाम मार्च में हुआ है, तो मार्च से 24 तक तो ये एग्जामिनेशन का हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आप चाहें तो वो भी आपका निकल ही जाएगा। तो सेट का क्या है कि थोड़ा सा भरोसा नहीं है, राजस्थान का मामला है, भरोसा कम करना इसके ऊपर। इसका निश्चित नहीं है, एग्जाम होते होते भी पोस्टपोन हो जाए, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन CSIR का 100% कंफर्म है कि दिसंबर में होगा तो होगा। आप एग्जाम निकाल पाए या नहीं निकाल पाए, आपकी तैयारी क्या है वो आप जाने, लेकिन एग्जाम दिसंबर में पक्का होगा। तो जो ओनली MSc है वो दिसंबर को टारगेट कर दे, बस उससे आगे का उनके पास टाइम नहीं है। ठीक है। और ये आपकी प्लानिंग है। ठीक है। और यहाँ मैं चाहूंगा कि आपको जो भी सजेशन हो वो आप आराम से इनको समझ जाएं। देखिए, एक तो क्या है कि सिलेबस, एनर्जी, और आपका कुछ भी लगता होगा, एनीथिंग एल्स, जो भी आपका, कहीं आप घर पे रहते होंगे, कहीं पढ़ते होंगे या कुछ भी करते होंगे, उसमें जो भी एक्सपेंडिचर आपका लगता होगा। अभी आप लोग जून 2023 में चल रहे हो। ठीक है। और एक तो दिसंबर 23 है, ये तो नेट का एग्जामिनेशन है। ठीक है। दिसंबर का RPSC कॉलेज लेक्चर से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है। और अभी तो आप इतना जरूर मान सकते हैं कि दिसंबर में कोई एग्जाम अभी तक तो नहीं लग रहा। ठीक है। दिसंबर के साथ में एक चीज जुड़ी हुई है, जेआरएफ ऑप्शन। जेआरएफ एक ऐसी चीज होती है कि उससे आपको फेलोशिप मिलती है, और फेलोशिप का मतलब ये है कि 35,000 पर मंथ एक पॉकेट मनी आता है आपके पास। तो 35,000 काम आता है आपके लाइफ को इजी बनाने में। आपका लाइफस्टाइल, आपकी डेली नीड्स, आपकी एकेडमिक नीड्स, आपको बुक्स की जरूरत हो या कुछ भी आपको अरेंज करने की जरूरत हो, तो एवरीथिंग मेड इजी अगर आपके पास आराम से मनी का फ्लो हो जाता है तो वो इसलिए है कि वहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आप सिंसियर हो तो आप जेआरएफ निकाल सकते हो और आपके पास ये मनी सिस्टम चालू हो जाता है, उसके बाद में आपका सीन इजी हो जाता है बहुत ज्यादा, राइट। और फिर जैसे कि कोई और भी तो आपके पैरेलल चल रहा है, वो भी तो सक्सीड होगा, तो आपको भी होना चाहिए। MSc वाले भी आते हैं, और कारण थोड़ा सा ये है कि जैसे आप लोग अपने तक सीमित हैं, बाहर जाके आपने चीजों को देखा कम है, इंटरेक्शन कम किया है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा फील नहीं होता। वरना तो ये है कि आपकी ही एज के और आपसे छोटी एज के भी कई लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके, और उन्होंने जब अप्लाई किया था तो वो तो MSc थे, राइट। ऐसा सीन उनके साथ है, तो ऐसा होता है। आपके साथ ही ऐसा होगा ऐसा नहीं है, ऐसा पहले से होता आया है और ऐसा होता रहेगा। इसलिए कोई भी बन सकता है, MSc वाला भी बन सकता है और जेआरएफ वाला भी रह सकता है, तो इक्वल प्रोबेबिलिटीज है। तो ये तो सीन था आपके पास CSIR नेट का। और इसके बाद में जानबूझ के आप एक चीज इसमें जोड़ सकते हो, उसकी जरूरत नहीं है। आप जानबूझ के जोड़ना चाहोगे कि ये कमजोर लोगों का काम है। यहाँ आके बिल्कुल साफ साफ आपको ये सुन लेना चाहिए कि नेट को छोड़ के सेट पे जाने का मतलब ये है कि आप सच में काबिल नहीं हो। ये बात बहुत सीरियस है। आप इस चीज को भली बातें समझते हो कि अगर आप दिसंबर में और उसके बाद में मार्च में, यानी कि 3 महीने बाद, 3 महीने बाद के एक सस्ते ऑप्शन के ऊपर टिक करते हो और 3 महीने पहले के एक थोड़े से टफ ऑप्शन को आप रिजेक्ट करते हो, इसका मतलब आप में गड़बड़ है, राइट। तो इट इज सीरियस।
कि होने को वो है, और उससे उससे भी आते हैं लोग। ऐसा नहीं है कि सेट करके कॉलेज लेक्चर नहीं बनते, सेट करके भी कॉलेज लेक्चर बनते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने नेट कर रखा है तो आप सेट किए हुए को तो कंपटीशन के अंदर पीछे कर सकते हो। उससे बढ़िया माइंडसेट होता है आपका, उससे ज़्यादा पढ़ सकते हो, उससे ज़्यादा आप समझ सकते हो। तो बेटर है कि आप अपने आप को एक हायर स्टैंडर्ड के ऊपर ले आओ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ले आओ। तो दिसंबर में आप ले आइए, और आप पहले से नेट सेट हैं तब तो आपके लिए लागू नहीं, तब तो आपका आज से ही काम चालू हो जाता है, जो अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि दिसंबर बेस्ट क्यों है। दिसंबर बेस्ट इसलिए है क्योंकि अब आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है ना, उस सिलेबस के लिए मोर देन 20, यानी कि आप मान के चलिए कि 25 से 30 किताबें आपको कवर करनी है। ठीक है, सीन ये है कि हम लोगों ने किताबें पढ़ना छोड़ रखा है। थोरोली बुक्स को पढ़ना और कंप्लीटली किसी चैप्टर को पढ़ना, और एक चैप्टर को पढ़ने के लिए 3 बुक निकालना और तीनों बुक से उन चैप्टर को पढ़ना और उसको समझना, ऐसा आजकल के 5% से भी कम बच्चे करते होंगे, बाकी नहीं करते। ठीक है, अब देखो, आपने इतना सारा पढ़ा है तो आप जानते हो कि मोस्टली पब्लिक कुछ भी नहीं कर रही है, उसको रेडीमेड चाहिए। मार्केट में अगर कोई गाइड आ जाए कि असिस्टेंट प्रोफेसर की ये गाइड है, तो वो उस गाइड को पढ़ के भी खुश है, और वो गाइड के ऊपर अपनी जिंदगी लगाने को तैयार है कि ये गाइड जाने और एग्जाम जाने। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बाजार के अंदर कोई भी गाइड किसी ने भी निकाली होगी तो वो आप लोगों के भले के लिए कम और खुद के भले के लिए ज्यादा निकाली होगी। ठीक है, तो आप समझदार हो तो आप समझ जाना कि आपका काम कोई और नहीं कर सकता, और ये वाला काम तो कोई नहीं कर सकता। हाँ, इसका 100% आपके लिए कोई नहीं कर सकता, उसका 50 कर देगा, 60 कर देगा, 80 कर देगा। राइट, ऐसा सीन है। तो आप चाहें कि हम बुक्स को ना पढ़ें और कोई दूसरा अल्टरनेट हो, हम उससे असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएं, तो इसका मतलब आप मूर्ख हो। हाँ, ये हो सकता है कि 50 मूर्ख हैं तो उसमें एक सिंसियर का मतलब ये है कि 49 बाकी मूर्ख हैं, तो उनको लगेगा कि मूर्ख होना ज्यादा ठीक है। क्योंकि सेट किए हुए और ऐसे ही किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, कोई भी कोचिंग का मॉड्यूल पढ़ लिया, बुक्स पढ़ ली, उनके बुकलेट पढ़ ली। अब जब ये होता है कि कोई नहीं आ रहा तो जो पढ़ रहे हैं वही आएंगे ना। लेकिन आप इस चीज को ऐसे समझिए कि अगर आपने किताबें पढ़ ली, सपोज अगर आपने बुक्स पढ़ ली और बुक्स को कवर कर लिया और बुक्स को आपने कंप्लीटली कवर कर लिया, तो जो बिना बुक्स के एग्जाम में आ रहा है वो तो गया काम से, और ऑलमोस्ट आपके सामने तो नहीं टिक सकता। जो बिना बुक की तैयारी करके एग्जाम देने आएगा और जो बुक्स को कवर करके आएगा, इसका मतलब ये है कि बुक्स वाला क्वेश्चंस को ज्यादा सही करेगा, क्योंकि उसको ज्यादा आता है, वो ज्यादा करेक्ट है, और वो फिर जो सिंपल हैं उनको पीछे करेगा, कंफर्म करेगा। तो जाहिर सी बात है कि जंगल के अंदर वही तेज दौड़ता है जिसने ज्यादा खाना खाया है। ये तो जंगल है, इसमें आप भी रेस लगा रहे हो, कोई और भी रेस लगा रहा है, आप क्या अडॉप्ट करके आ रहे हो, कोई और क्या अडॉप्ट करके आ रहा है, वो अपना अपना सीन है भाई। किसी के पास 1 महीने का टाइम है तो बेचारा गाइड पढ़ के आएगा। किसी के पास 2 साल का टाइम है तो उसने पता नहीं क्या सोच रखा है, उसने पता नहीं क्या सोच रखा है। अब आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि उसने ये भी सोच रखा होगा कि मेरी पोस्टिंग तो घर के पास में आ जाए। उसके लिए जरूरी है कि आपकी रैंक अच्छी आनी चाहिए। भाई, पहली पोस्टिंग में आपको कहीं और दूर रिमोट एरिया के अंदर पोस्टिंग डालेंगे, उससे बढ़िया ना कि आपकी स्कोरिंग बहुत अच्छी है तो आपकी पोस्टिंग आप जहाँ चाहते हो वहीं आएगी। तो सारा आपके हाथ में है, आपकी पोस्टिंग कहाँ आएगी आपके हाथ में, आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा आपके हाथ में है। राइट, ठीक है। ये सीन है आपके एग्जाम का। ठीक है, ये आपका 2 पार्ट्स में एग्जाम होता है, एक रिटन एग्जाम है, दूसरा इंटरव्यू है।
देखिए आप लोगों का सच में लकी टाइम है, रियल में लकी टाइम है। लकी टाइम इसलिए है क्योंकि रिटन एग्जाम के अंदर जो आप मार्क्स गेन करते हो और इंटरव्यू में जो मार्क्स गेन करते हो उन दोनों को मिलाकर के एक कंबाइन मेरिट बनते हैं। ठीक है, 2010 का जो एग्जाम था उसमें रिटन एक क्वालिफाइंग एग्जाम हुआ करता था और इंटरव्यू के अंदर जो भी परफॉर्मेंस होती है, जो भी तरीका होता, इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन होता था। तो उससे क्या होता है कि जिनके अप्रोच नहीं होती या जिनके कम्युनिकेशन स्किल अच्छे नहीं, हम ऐसे नहीं कह सकते कि अप्रोच अच्छी नहीं होती, हम तो ऐसे कहेंगे कि जिनके कम्युनिकेशन स्किल ठीक नहीं होते। बात तो आप जानते हो, लेकिन अपन बात को पब्लिकली ऐसे क्यों बोलेंगे? बाकी बात को हमें समझ लेना है, अपन समझ गए। ठीक है, तो इससे फायदा ये हो गया कि अपन जितना अच्छा एग्जाम में कर सकते हैं उतना इंटरव्यू हमारे लिए नेग्लेक्ट होता चला जाएगा। मान लीजिए कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो लेकिन आपको 5 लोगों के सामने जाते ही आपकी आवाज गड़बड़ हो जाती है, आप बोलते कुछ और हो, बताना कुछ और चाहते हो, गलती हो जाती है या पसीना आने लग जाता है, कुछ भी हो सकता है। एंड इट इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट इज ए पर्सनल इश्यू, राइट। और आप चाहो कि मैं अभी 15 दिन कोई प्रैक्टिस करूं, मैं फट से इस चीज को बहुत अच्छा बना लूं, तो ऐसा होता भी नहीं, इंस्टेंट नहीं हो सकता है। ये हैबिचुअल चीजें होती हैं, आप थ्रू आउट लाइफ कैसा चल रहा है आपका कम्युनिकेशन, उससे कनेक्टेड होता है। सेशन में कई सारे स्टूडेंट लास्ट बार इंटरव्यू तक गए हुए हैं, वो भी जुड़े हुए हैं, जैसे साइना हमारे पास है ना, मोनिका है, ये इंटरव्यू फेस करके आए हैं। ठीक है, अब देखिए हमें ऐसा प्लान करना है जो फुल प्रूफ हो, उसमें हमें कहीं कोई गैप नहीं छोड़ना, हमें उसमें माइनस पॉइंट छोड़ना ही नहीं है। सीधी सी बात यह है कि आपके इसमें 4 टुकड़े हैं एग्जाम के, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, 75 75 150 नंबर, ये सब्जेक्ट है। बोटनी वालों का बोटनी फर्स्ट बोटनी सेकंड, जूलॉजी वालों का जूलॉजी फर्स्ट जूलॉजी सेकंड। इसमें केवल और केवल सब्जेक्ट आता है, केवल और केवल सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट आने का मतलब ये है कि ये आपका घर है, आप जितना दिन रात पढ़ोगे आप उसमें उतना अच्छा स्कोर निकालोगे। ठीक है, थर्ड पेपर जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान जीके होता है, 50 नंबर का होता है। ठीक है, साइंस के बच्चों का जीके कमजोर होता है, कुछ बच्चे अदर कंपटीशन एग्जाम देते हैं उनका जीके ठीक हो सकता है, लेकिन आप कहें कि मैं बॉटनी फर्स्ट में 75 में से 70 नंबर ला सकता हूं, तो आपकी बात को मानना पड़ता है कि हो सकता है बच्चा मेहनत कर ले आएगा। लेकिन आप कहें कि मैं जीके में 50 में से 45 नंबर लाऊंगा, तो इसका मतलब आप पागल बना रहे हो। जो चीज हो सकती है वही करनी है, जो चीज नहीं हो सकती उसके लिए खुद को भी कोई कमांड नहीं देनी है और किसी और से भी ऐसी कोई बात नहीं करनी। आपको पता है कि जीके आपका घर नहीं है, आप पढ़ के गए, आपने कोचिंग ले ली, कुछ भी कर लिया होगा, कहीं से भी तैयार कर ली होगी, लेकिन आप श्योर नहीं है कि आपने जो पढ़ा उसमें से ही क्वेश्चन आएगा, कोई श्योर नहीं है आप। हाँ, इसमें ये है कि आप एक मिनिमम स्कोर अपना सोच सकते हो कि 50 नंबर का है, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप इसमें 25 नंबर ले आए। 25 नंबर लाने से क्या होगा? 25 नंबर लाने से ये होगा कि अगर इस एग्जाम, अभी तक तो नहीं था, लेकिन अगर इस एग्जाम के अंदर मिनिमम क्वालिफाइंग एग्जाम भी कर दिया तो भी 25 नंबर तो मतलब होता है 50%। तो 50% तो किसी भी एग्जाम के अंदर मिनिमम क्वालिफाइंग नहीं होता। ठीक है, तो आपका टारगेट होना चाहिए इसमें 25 नंबर। आपका दिमाग कुछ भी हो सकता है, आपको कोई कुछ भी कह सकता है, आप किसी से भी प्रभावित हो सकते हैं। इस चीज को पूरा सीरियसली ध्यान देना कि आप इसमें 25 से 30 नंबर लाने की कोशिश कम करना, और आप सब्जेक्ट में 150 में से 120 130 135 नंबर लाने की कोशिश ज्यादा करना, क्योंकि उसमें ला सकते हो, इसमें नहीं ला सकते। तो बेवकूफ बनने की कोशिश मत करना, वहीं एनर्जी लगाना, वहीं पे इनपुट लगाना जहां पे अपने हाथ में नंबर आएंगे। तो सब्जेक्ट आपका है,
सब्जेक्ट आपका टिप्स पे होना चाहिए, तो आप 150 में से 150 भी ला सकते हो। जो काम आज तक किसी ने नहीं किया कोई तो करेगा। तो सब्जेक्ट आपका कितना स्ट्रोंग है उस पर डिपेंड करता है, और सब्जेक्ट में आप कितने पारंगत हो गए कि आपको छोटी से छोटी बात हो या कोई भी नई बात हो या कोई भी पेरिफेरल बात हो आपको क्लियरली पता है, राइट। इसके बाद में एक और बात मैं आपको यहीं पे ऐड कर देता हूँ कि आपको टाइम किसको देना है और कब देना है। सब्जेक्ट को टाइम पहले देना है या जीके को टाइम पहले देना है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि सर हमें जीके अभी तक पढ़ा ही नहीं, पहले अपन जीके पढ़ लेते हैं, ठीक है। वो है मूर्खता। जीके का टाइम आप लास्ट में रखेंगे या एक पैरेलल टाइम रखेंगे जो आपको स्ट्रेस से बाहर करने के काम आएगा। कि जब आप सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो आप एक कैप्सूल टाइम बना लो अपना कि उसमें आधा घंटा 1 घंटा में ये वाली बुक है उससे पढ़ लूंगा जो भी है। जीके के लिए अनाप शनाप किताबें, अनाप शनाप प्रोग्राम्स उसमें अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है। मिनिमम चीजें, ऑथेंटिक चीजें जिनसे आपका ये 30 नंबर का खेल पूरा हो जाए वो आप अरेंज करके रख लो, उसका टाइम टेबल बना लो और बस उसको उतना ही, उस पर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात यह है कि साइंस वालों का दिमाग बहुत अच्छा होता है, इसलिए वो जो चीज पहली बार करते हैं उसको भी बढ़िया करते हैं। मैंने कभी जीके नहीं पढ़ा था क्योंकि मैंने कभी कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं दिया। मेरी लाइफ में पहली बार एक सा एग्जाम आया था जिसमें मेरे को जीके पढ़ना पड़ा, और मैंने इसके लिए दो दो ही बुक ली थी, 2-3 बुक ली थी, बस उन्हीं बुक्स को पढ़ा था। और मेरा टारगेट था इसमें 15 नंबर और मेरे इसमें 14 पॉइंट कुछ नंबर आ गए थे। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप इसमें कोई भी टारगेट बनाएंगे तो वो टारगेट आपका पूरा हो जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की इनके एग्जाम दिए ना, उनको इसमें ज़्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको तो आता है। उनको थोड़ा सा केवल जज करना है कि इसके टॉपिक्स क्या हैं और वो पढ़ लेंगे। तो जीके आपके सिलेक्शन को किसी भी प्रकार से नहीं रोकता, सीधी बात है। और जीके से आपका सिलेक्शन भी नहीं होता। आप चाहें कि इसकी वजह से आप असिस्टेंट नहीं प्रोफेसर नहीं बनेंगे तो भी गलत है, और आपको यही असिस्टेंट प्रोफेसर बना देगा ये भी गलत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका खेल है 25 नंबर का, वो आप साइड में रख दो, बस इसकी कहानी इतनी है। और उसका टाइम, आपको चिंता ज्यादा होती है तो धीरे धीरे साथ चला लो, और आपको विश्वास ज्यादा है तो आप लास्ट के अंदर एडवर्टाइजमेंट आने के बाद लग जाना, क्या जरूरत है अभी लगने की, अभी तो सब्जेक्ट की जरूरत है, ठीक है। तो ये जो सीन हो गया अपना, ये हो गया 200 मार्क्स का। 75 क्वेश्चन आते हैं, 75 के लिए 150, आधे नंबर का एक क्वेश्चन आता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, 3 घंटे हैं, 180 मिनट और 150 क्वेश्चन, और दोनों एग्जाम एक ही दिन होते हैं, मॉर्निंग में फर्स्ट, इवनिंग में सेकंड पेपर। तो बीच में गैप नहीं आता कि आप रात भर सो जाएंगे उसके बाद में अगला पेपर देंगे, ऐसा नहीं होता। आपको जो पढ़ना है वो पढ़ के ही घर छोड़ना है, और फिर तो एग्जाम दे के ही घर आना है, ऐसा सीन है, राइट। तो सारा लोड दिमाग के ऊपर सब्जेक्ट का है, और सारा सिलेक्शन का जो मेन कोर है वो भी यही है। और अच्छी बात ये कि ये वो है जिसको आप 12वीं क्लास से 11वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो, इसमें नया कुछ भी नहीं, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके समझ में नहीं आता या आप उसको समझ नहीं सकते। हाँ, ये हो सकता है कि आपने उसको कभी नहीं पढ़ा था, या कभी आपने वो किताब ही खोल के नहीं देखी, इसलिए आपको नहीं पता। बाकी ये वो है जिससे सिलेक्शन होता है, और जिसका भी सिलेक्शन होना है उसी से होना है, ठीक है। इसके बाद में इंटरव्यू आता है। इंटरव्यू 24 मार्क्स का है। देखो, मेरी आपको यही सलाह है कि आप ऐसा काम करना कि आपको इंटरव्यू की जरूरत ना पड़े। इंटरव्यू की जरूरत ना पड़े यानी कि आपको इंटरव्यू के मार्क्स मिले तो आपका सिलेक्शन हो, ऐसा सीन आपका तो क्रिएट नहीं होना चाहिए।
अगर आप इस इतने कम नंबर ला रहे हो कि इंटरव्यू में बढ़िया नंबर मिलेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, इसका मतलब ऐसा एफर्ट तो कोई पता नहीं किस तरीके से कर रहा होगा, तो वहां आप फिर मात खा जाओगे, यानी कि पूरा गेम खेल के भी हार जाओगे। तो जीके के ऊपर बहुत बड़ा कुछ भी नहीं है, इंटरव्यू के ऊपर इंटेंसली खुद चाहोगे आप कि मुझे इंटरव्यू के अंदर 4 नंबर मिले तो भी मेरे सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, तब आपका सिलेक्शन होना है। अगर आप ये कहें कि इंटरव्यू में मेरे 15 नहीं, मेरे 25 वो 18 नंबर आ जाते तो हो जाता, तो 2 नंबर तुम इंटरव्यू से क्यों चाहते हो? 2 नंबर की जगह पे 10 नंबर आप सब्जेक्ट में ज्यादा लाते ना। अगर आप काबिल ही हो, आप पढ़ ही रहे थे, तो फिर उधर से नंबर ले आते, इधर क्यों किसी के ऊपर डिपेंड हो रहे हो, राइट? तो ये चीज बहुत सीरियस है, ये बहुत सीरियस चीज है। और इसमें क्या है कि 24 मार्क्स हैं, और एक बार क्या है कि जैसे आप एग्जाम हो जाने दो, एग्जाम का रिजल्ट आ जाने दो, रिजल्ट भी नहीं आने देते हो तो एग्जाम के दिन आपको खुद पता लग जाएगा कि मैंने क्या किया, ठीक है? उसके बाद में आप इंटरव्यू की स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं अपन आराम से बात कर लेंगे। आज आपको इंटरव्यू के लिए कुछ भी प्लान नहीं करना है, आज आपको जीके के लिए कुछ भी प्लान नहीं करना है, समझ रहे हैं बात को? वो टाइम होगा तब अपन इंटरव्यू भी औरों से बढ़िया करेंगे, राइट? सारी चीजों का ध्यान रखेंगे, सारी चीजें क्रिएट करेंगे, ऐसा सीन है, ठीक है? तो आपको दोबारा से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपका मेन टारगेट है 150 में से आप कितने नंबर ला सकते हो। अगर आप 150 में से 120 नंबर ला सकते हो तो मैं आपको आज गारंटी दे सकता हूँ कि आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। 150 में से 120 नंबर लाने का मतलब ये है कि आप कम से कम राजस्थान के उन चुनिंदा लोगों में से हो जिनको सब्जेक्ट आता है। और ये सारे काम देखो बंद कमरों में होते हैं, बच्चा अपने हिसाब से पढ़ता है, उसके पास किताबें होते हैं, और जो भी आगे बढ़ता है वो पढ़ के ही बढ़ता है। तो ये बिना किसी से बात किए अपना काम करने का टाइम है, सब्जेक्ट के ऊपर काम करने का टाइम। अब मैं सेशन को बॉटनी के हिसाब से समझा देता हूँ, और जूलॉजी वाले भी इस चीज को समझ जाएंगे, ठीक है? पहला काम तो सिलेबस है। सिलेबस आप लोग आरपीसी की साइट से डाउनलोड कर सकते हो, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। सिलेबस वेबसाइट के ऊपर मैंने भी डाल दिया है, मोबाइल ऐप के ऊपर भी डाल दिया है। सिलेबस किसी को नहीं मिल रहा है, आप मेरे को मैसेज कर दो, ठीक है? मैं दे दूंगा। सिलेबस बांट दो, जिसको देना चाहते हो सबको दे दो, सिलेबस से कुछ नहीं होता, सिलेबस पढ़ने से होता है, राइट? हाँ, बट ये है कि, है ना, सीरियस हो गए क्या आप लोग? ज्यादा ज्यादा सीरियस हो गए? हम्म? ठीक है, कोई बात नहीं, सीरियस होना भी चाहिए, ठीक है? अब इसमें बात आती है कि आपका जो टाइम है, और इस टाइम में आपके लिए भगवान के बराबर है कि ये वाली एग्जाम और आपका लाइफ, ऐसा सीन है कि ये एग्जाम बढ़िया से हो गई, सब्जेक्ट वाले 6 घंटे टेस्ट और सेकंड के, ये अगर बहुत अच्छे से हो गई, इसका मतलब पूरी लाइफ आपकी मुट्ठी में है, राइट? सिलेबस को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिलेबस को देखने का मतलब ये है कि आप सिलेबस के एटलीस्ट 2 प्रिंट निकालो। एक प्रिंट तो काट काट के किताबों पे चिपकाने के लिए, और एक प्रिंट मास्टर फाइल जो अंडरलाइन करने के लिए कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है? सिलेबस का कम से कम भी आप 8-10 बार उसको देखो, उसको देखो, उससे बात करो, है ना? आप उससे जितना प्यार कर सकते हो उतना उससे प्यार करो। दिन रात आपके पास सिलेबस, आपके तकिए के नीचे सिलेबस, आपके मोबाइल में सिलेबस, मतलब सिलेबस जितना गंदा हो जाएगा
इसका मतलब ये है कि आप उस पर काम कर रहे हो। सिलेबस आपने निकाल के रख लिया, आपके सिलेबस के ऊपर अंगुलियों के निशान ही नहीं है, इसका मतलब आप गलत दिशा में जा रहे हो। सिलेबस का एक एक वर्ड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सिलेबस एक निर्धारित सिलेबस की तरह ही आपको प्रोवाइड होता है, लेकिन इसके ऊपर आपको डिपेंड नहीं होना, क्योंकि राजस्थान लेवल का मैटर है। राजस्थान में सेवरल यूनिवर्सिटीज काम करते हैं, उनके अपने अपने सिलेबस हैं, एंड दिस इज द मास्टर लेवल। बीएससी और एमएससी के अपने अपने टॉपिक्स हैं, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। आप कोशिश ये करना कि आपका जो भी सब्जेक्ट है आप बाकी यूनिवर्सिटीज के यूजी और पीजी के सिलेबस भी डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड भी ना करें तो कम से कम आपका जो मास्टर फाइल है उसमें ऐड कर लेना। कोई टॉपिक उनमें चलता है और आपके नहीं चलता, मान लो कि पेपर कोटा यूनिवर्सिटी का कोई टीचर बना रहा है, तो वो उनके यहाँ पे कोई टॉपिक चलता है तो वो डाल देगा, और आप उससे शेखावाटी के रहेंगे, आपके उधर तो वो चलता नहीं है, तो आपने तो पढ़ा ही नहीं, तो क्वेश्चन आएगा तो आपको लगेगा ये कहाँ से आ गया। इसलिए ये एक्सरसाइज जरूरी है, ठीक है। इसका दूसरा सॉल्यूशन एक और भी है, वो ये है कि आप किताब ही ऐसे हाथ में लो जिसमें सब आता है, चाहे कोई सी यूनिवर्सिटी हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे राजस्थान से बाहर की। मान लो कि आप तैयारी कर रहे हो, इसी दौरान राजस्थान से बाहर किसी यूनिवर्सिटी का वैकेंसी भी आ गया, सपोज आते रहते हैं, तो आप तैयारी तो कर रहे हो, तो यहाँ होता है तो अच्छी बात है, यहाँ नहीं होता है कहीं और होता है तो इससे भी अच्छी बात है। तो आप वो चीज पढ़िए जिससे यहाँ का काम भी हो जाए और इंडिया के अंदर किसी भी जगह का काम हो जाए, राइट। तो आपको हर एक टॉपिक के लिए दो लेवल रखने हैं, एक यूजी स्टैंडर्ड, एक पीजी स्टैंडर्ड। यूजी का स्टैंडर्ड इसलिए कि आपको बेसिक बातें हिंदी के अंदर कुछ भी होता है वो सब आपको उसमें मिल जाएगा। जैसे ये बॉटनी फेस्ट का पेपर का पहला पार्ट है, पहला सेक्शन एल्गी का। अब एल्गी के सिलेबस में इतना ही दिया हुआ है, एल्गी इन डाइवर्सिफाइड हैबिटाट, टेरिस्ट्रियल, फ्रेश वाटर, मैराइन। अब इसमें आगे पीछे कुछ नहीं बता रहा, अब इसमें कहीं से भी पूछ सकता हो, आप ये ब्लेम नहीं कर सकते, और आपके ब्लेम करने से कुछ होता भी नहीं। आप चाहे धरने दे दो, चाहे कुछ भी कर दो, आपके ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। कि जो पूछ लिया तो पूछ लिया, वो बोटनी का था, बोटनी का आपसे कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ भी पूछ सकता है, इंटरव्यू में भी पूछ सकता है, यानी कि देयर इज नो एनी अपर लिमिट। आप कितना मैक्सिमम कर सकते हो, आप बढ़िया से बढ़िया इंडियन स्टैंडर्ड की बुक्स हैं, रेफरेंस बुक्स, आप उनसे कंप्लीटली चले जाओ। इसका मतलब ये होगा कि आपने सारा पढ़ लिया, ठीक है। तो आपका पहला काम यूजी स्टैंडर्ड की बुक, और दूसरा काम पीजी स्टैंडर्ड की बुक। जैसे एलगी के लिए आप सिंह पांडे जैन की बुक है, साथ में ये वशिष्ठा की बुक आती है, ठीक है। सिंह पांडे जैन की एलगी पढ़ोगे तो उसमें भी मुझे लगता है कि होंगे शायद 50-60 पेज तो होंगे होंगे, ठीक है। आप एलगी की ये वाली बुक पढ़ेंगे तो इसमें मुझे लगता है कि शायद होंगे शायद 300-400 पेज। और आप एक दिन में कितने पेज पढ़ सकते हो? 50 पेज नहीं। शुरू में आपकी आदत नहीं है तो आपको टाइम लगेगा, बाद में आपकी आदत धीरे धीरे विकसित होगी तो आपको टाइम कम लगने लगेगा, राइट। तो एवरेज अगर आप लेके चलते हैं तो आपकी स्पीड कुछ भी नहीं है। काम इतना बड़ा है, कंटेंट इतना ज्यादा है कि आपकी स्पीड आपको उस लायक मानती नहीं है कि आप ये काम नहीं कर सकते, स्पीड इतनी कम है, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। स्पीड बढ़ाने का तरीका होता है कि आप टाइम फिक्स कर दो और उस फिक्स टाइम के ऊपर आपको वो काम करना ही पड़ेगा। जैसे सिंह पांडे जैन की बुक के अंदर एलगी जो भी है तो मेरे को वो 3 दिन के अंदर कंप्लीट करनी है तो करनी है। उसमें चाहे आप कम सो रहे हो या आप वैसे भी मैनेज कर रहे हो, वो आपका काम है। लोगों की निगाहें टिक जाती हैं एग्जाम के बाद में, स्कोर किसका बन रहा है। अब अचानक से निकल के आते हैं लोग कि इसका स्कोर इतना बन रहा है, और फिर लिस्ट आती है उसमें पता लगता है कि हाँ टॉप कौन कर रहा है। तो सारा काम साइलेंटली करना है, आपको पढ़ना है तो पढ़ना है तो पढ़ना है बस, ठीक है। बुक्स कैसे पढ़ते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा।
एक और सेशन, ऐसे कई सेशन रखेंगे अपन। एक एक चीज मुझे बतानी पड़ेगी कि बुक कैसे पढ़नी है, और बुक को कवर कैसे करना है, और बुक में से आपको क्या लेना है। या ऐसा है कि आप सारा टाइम इनको पढ़ने में लगा दोगे कि आपको नोट्स की भी जरूरत पड़ेगी। और फिर आप एग्जाम के ठीक पहले, है ना, जैसे मैं लोगों को देखता हूँ, उनके घर वाले साथ जाते हैं और एक बैग होता है बड़ा सारा, उसमें किताबें भरी होती हैं। और वो इसलिए कि मेरे को कभी भी कुछ भी याद आ गया तो हाँ पापा बैग खोलो, ये वाली बुक देना, वो देना, ये नहीं वो देना, और उसमें वो ढूंढेगी या ढूंढेगा। राइट। मैनेज भी करना है, मैनेज भी करना है, और एग्जाम से ठीक पहले तो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा, मैनेज करना ही पड़ेगा। तो वो चीज, अभी तो आप किताबें आपके हाथ में आ जाएं, या किताबों का आपको पता चल जाए और किताबें आप खरीदने लग जाओ या व्यवस्था करने लग जाओ, और आपकी अलमारी के अंदर ऐसे फीलिंग आनी चाहिए, ऐसे बढ़िया वाले, जैसे आईएएस की तैयारी करते हैं ना, उनके ऐसे पूरा लगा रहता है, पूरी रैंक भरी रहती है किताबों से, वैसे आप, इनकी सैलरी उनसे भी जाता है, बस वो पब्लिक डीलिंग करते हैं इसलिए वो पब्लिक उनको थोड़ा सा ज्यादा वेटेज देती है, वरना असिस्टेंट प्रोफेसर उनसे हायर हायर रैंक का होता है, ये उनसे बड़े हैं, तो आप तो समझते नहीं बात को, या आप जो तैयारी करेंगे वो तो उससे भी बेहतरीन है। तो आपके पास भी ये सारी बुक्स अरेंज होनी है, और विद इन कम से कम टाइम अरेंज होनी है आपके पास। ठीक है। ये फंजाई के लिए बुक्स हैं, इसमें भी आप वशिष्ठा की बुक्स ले आएंगे। वशिष्ठा की पूरी सीरीज आती है, एल्गी, फंजाई, ब्रायर, टेर्डो, जिम्नो तक। ठीक है। ये माइक्रोबायोलॉजी का सेक्शन है, तो इसके लिए आप माइक्रोबायोलॉजी की कोई भी बुक है, ये अच्छी बुक आती है, आरसी दुबे सर की टेक्स्ट बुक्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इसको आप कवर कर सकते हैं। इसमें तकरीबन 600 के आसपास पेजेज हैं। आपके सिलेबस को ये मान के चलिए कि पूरा का पूरा कवर कर देती है बुक्स, इनमें सब है, जो आपको चाहिए वो सारा इनके अंदर डला हुआ है। ठीक है। ये प्लांट पैथोलॉजी है, पैथोलॉजी की आपको यूजी की बुक से भी पढ़ना है, और पीजी की बुक्स हैं, पीडी शर्मा की बुक से आप पढ़ सकते हो, या एग्रियोस की बुक आती है उससे पढ़ सकते हो सकता है कि पैथोलॉजी आपने, आपका तो स्पेशल पेपर इकोलॉजी रहा हुआ है ना। अब पैथो का क्वेश्चन जरूरी थोड़ी है कि वो यूजी का ही आएगा, तो पीजी का भी आ सकता है। आपका स्पेशल पेपर है एनवायरमेंटल बायोलॉजी, और पेपर बनाने वाला है पैथोलॉजी का आदमी, तो वो तो पैथो का क्वेश्चन डाल देगा तो डाल देगा। राइट। तो फाइटोप्लाज्मा डिजीज की रोकथाम के लिए कौन सा एंटीबायोटिक यूज होता है, तो पूछेगा पूछेगा, आपने नहीं पढ़ा तो वो क्या करे। तो यहाँ आके फिर आपके सामने समस्या आती है, इसलिए मैंने कहा था कि आप बाकी जो पेपर्स हैं उनको भी देखें। ठीक है। यहाँ पे आपके ब्रायोटेडो जिम्नो है ना, जनरल कैरेक्टर्स, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, एवोल्यूशन, ब्रायोटेडो जिम्नो, एक ही लाइन में डाल दिया, एक ही पॉइंट में, लेकिन इनके लिए किताबें 4 हो गई आपके पास। ये ऐसे सेक्शन है ब्रायोटेडो जिम्नो जिनका 10-10% भी नहीं जानते आप। हालत ये है कि 10-10% भी नहीं पता। राइट। तो आपको हर एक वर्ड के लिए किताब चाहिए। ब्रायोफाइट एक वर्ड है, उसके लिए किताब चाहिए आपको। इवोल्यूशन ऑफ स्टील एक वर्ड है, उसके लिए यूजी की किताब भी चाहिए, पीजी की भी चाहिए। वो एग्जाम्पल पूछेगा कि इस प्रकार के स्टील का उदाहरण कौन सा है, ऐसे आएगा क्वेश्चन। राइट। वो इसमें हेटेरोस्पोरी में एग्जाम्पल देगा, वो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, नाम ही नहीं सुना, तो कहाँ से करोगे। अगर आपने वशिष्ठा की किताब पढ़ी तो उसमें तो नाम है उसका। फिर बच्चे ब्लेम करते हैं, ऑब्जेक्शन के लिए कहते हैं कि सर किताब बताओ, किताब तो आपके पास थी वही है, आपने पढ़ी नहीं। ठीक है। ये टैक्सोनॉमी है।
आज के जमाने के बच्चों का सबसे कमजोर सेक्शन है ना। नेट वेट की पढ़ाई अलग है, वो सिलेक्टिव पढ़ाई है, उसमें थोड़ा सा पढ़ पढ़ा के भी जेआरएफ हो जाता है। इधर नहीं होता। इधर आपको ट्रेडिशनल बॉटनी आनी चाहिए तो चाहिए। इंटरव्यू के अंदर मेनली यही पूछते हैं ट्रेडिशनली, क्योंकि उनको गुस्सा आता है। उनको गुस्सा आता है कि बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ता है, किसी कोचिंग से उसने क्लास ले ली और जेआरएफ करके आ गया, सर कह रहा है कि मेरे को मेरा इंटरव्यू ले लो, और उसको बॉटनी का कुछ भी नहीं पता, है ना। क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले हैं वो लगभग 50-60 साल के होते हैं, वो ट्रेडिशनल वाले लोग। आप नए जमाने के, वो पुराने जमाने के, तो वहां आके फिर आपको दिक्कत आएगी। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो तो अलग बात है, आपको ट्रेडिशनल बॉटनी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, प्लांट टेक्सोनॉमी की कई सारी बुक्स हैं, हिंदी मीडियम की, इंग्लिश मीडियम की, आपको इनसे जाना पड़ेगा। और क्लासिफिकेशन एक ऐसी चीज है जिसमें आपको लास्ट लेवल तक जाना पड़ेगा। जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन आ रहे हैं, तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के लिए इसके बाद की भी बुक्स आ गई इनकी, गुरचरण सिंह की प्लांट सिस्टमेटिक्स का नेक्स्ट लेटेस्ट एडिशन, वो आपको लेने पड़ेंगे। ये एम्ब्रियोलॉजी है। एम्ब्रियोलॉजी के लिए आप बीएससी की बुक्स भी पढ़ लेंगे, थर्ड ईयर के अंदर आता है एम्ब्रियोलॉजी, वहां से पढ़ लेंगे। वहाँ इसमें सीन क्या होता है कि थर्ड ईयर की बुक जो आप हिंदी मीडियम से किताबें पढ़ते हैं, अगर आपने गलती से ये कोई भी सामान्य बुक जो आपको मिल गई वो इसे पढ़ने लग गए, तो आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। तो हिंदी की किताब केवल किसी शब्द का अर्थ क्या होता है वो समझने के लिए इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेटर है। समझने के लिए, टॉपिक क्लियर करने के लिए इंग्लिश की बुक आती है, एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, भोजवानी एंड भटनागर। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। आजकल इसमें एक्सपेरिमेंटल वगैरह सारी आती है, एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी भी आती है इसके अंदर, पोलन कल्चर, ओव्यूल कल्चर, ये सारे आते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये है इकोलॉजी, है ना। इकोलॉजी, एनवायरमेंट, पॉल्यूशन, इसके लिए ये आपका पीडी शर्मा की बुक आती है, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। ये अच्छी बुक है, आप इससे बहुत सारा कवर कर सकते हो। इसके बाद में कुछ चीजें आपको इंटरनेट से भी देखनी पड़ेंगी, कुछ चीजें आपको इंटरनेट से भी देखनी पड़ेगी, आप अकेली बुक्स पे नहीं जा सकते। हाँ, जिन बच्चों ने नेट की तैयारी की है उनके लिए फायदा है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट बहुत सही है। ये इकोनॉमिक बॉटनी है, पूरा इकोनॉमिक बॉटनी। थर्ड ईयर के अंदर तो ये छोटा सा बुक आता है, एक पेपर है इकोनॉमिक बॉटनी, और यहाँ पे पूरी बुक आती है इसकी, इकोनॉमिक बॉटनी इन द ट्रॉपिक्स, एस एल कोचर की बुक आती है, कंप्लीट बुक है। इसमें सब है, देखो ना, प्लांट के सेंटर, डाइवर्सिटी, यूटिलाइजेशन, कल्टीवेशन, ड्रग्स, फाइबर्स, ये वगैरह वगैरह सब कुछ है। आपको कुछ भी पूछ सकता है। इसमें नाम नहीं है वुड का, लेकिन इसमें टिम्बर का भी क्वेश्चन आ सकता है, वुड का भी आ सकता है। कौन सी डाई का क्वेश्चन आ जाएगा, आपकी बीएससी किताब में नाम भी नहीं मिलेगा उसका। तो बीएससी की किताब तो केवल मूड फ्रेश करने के लिए है। ये हिंदी पढ़ ली, जल्दी जल्दी पढ़ेगी तो ऐसे लग रहा है कि हाँ पढ़ लिया। ये इसके अंदर डला हुआ है, लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी, ये टेक्निक्स का सेक्शन है। तो आप सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आती है पीके गुप्ता की, ये ले लेना आप। ठीक है, ये विल्सन एंड वॉकर की बुक, ये तो ज्यादा हो जाएगी, इसकी जरूरत नहीं आपको, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो जाएगा। एमएससी का पहला पेपर आता है, उसके लिए भी आप बुक पढ़ते हो, ये वही बुक है। इसके स्टार्टिंग में दिया हुआ है बायोटेक्निक्स, स्टार्टिंग में आता है चैप्टर, पहला चैप्टर आता है। ये प्लांट की जो है, प्लांट वाटर रिलेशनशिप, सीड डोरमेंसी, ये प्लांट फिजियोलॉजी है। तो इसके लिए आप हिंदी मीडियम की आरबीडी की बुक काम में ले सकते हैं, बाकी वीके जैन सर की बुक है, या फिर आप तेज एंड फिगर पढ़ेंगे। तो इंडियन स्टैंडर्ड और कंपटीशन के एग्जाम से वीके जैन का जो प्लांट फिजियोलॉजी आता है वो काफी अच्छी है, आराम से पढ़िए। ठीक है, ये सेल बायोलॉजी आ गई है, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जैसा सीन है। तो सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे, और साथ में आप इसमें प्लांट बायोटेक्नोलॉजी आती है, उससे आप बायोटेक वाली जो चीजें वो इससे कवर कर सकते हैं।
यानी कि अगर आपको एक सेक्शन के लिए 2 बुक खरीदनी पड़े तो आपको खरीदनी ही पड़ेगी, ऑप्शन नहीं है कोई, मिस नहीं कर सकते कि आप छोड़ देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी उसी का कंटिन्यूस सेक्शन है तो आप कर लेंगे। हाँ, इसमें कुछ सेक्शन है लास्ट के, जैसे कि जिनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, राइस का, वीट का, चिक का, टोमेटो का, ये आपको इंटरनेट से पढ़ने पड़ेंगे, ये इन किताबों में नहीं आते, सारे नहीं आते। ठीक है, ये सेक्शन डला हुआ है स्टैटिक्स का, जिसको आप अब तक छोड़ते आए थे, है ना। और आपको बायोस्टैटिक्स तो पढ़नी पड़ेगी, इसके लिए आपको एक बुक जो आप आराम से पढ़ सकें ऐसा लेना पड़ेगा। तो एस चांद पब्लिकेशन, इंडियन राइटर हैं तो अच्छा लिखते हैं, सॉफ्ट लिखते हैं तो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो सीन रहा आपके पास बुक्स का। अपन ने सेशन के अंदर आने वाली वैकेंसी आपके लिए बहुत अच्छी है। पहली बात, आपके पास टाइम कम ही कम है, एग्जाम जब भी हो जाए उसी दिन कम है, 2 साल बाद में हो जाए तो भी कम है ना। अगर आपके एग्जाम 2 साल बाद में हो जाए तो भी मान के चलिए, सीरियसली मान के चलिए कि आपके पास टाइम कम है, जबकि एग्जाम 2 साल बाद में तो नहीं होनी, तो पहले होनी। तो बाहर एक सीन चलता है कि एडवर्टाइजमेंट कब आएगा, एग्जाम कब होगी, इन चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। एग्जाम जिस दिन भी आए मैं तो तैयार नहीं हूँ, है ना। तो एग्जाम कब आएगी, अपने आप ही आएगी, आप चाहते हो उससे तो पहले आएगी, या आप एग्जाम के लायक हो गए उससे तो पहले आ जाएगी कम से कम, आपको ही बाद में भागना पड़ेगा। इसलिए एग्जाम कब आएगी, एग्जाम कब होनी है, एडवर्टाइजमेंट कब होना है, इसकी चिंता करना छोड़ दो। ये बेतुका क्वेश्चन है जिसकी जगह ही नहीं है। ठीक है, जीके कब पढ़ना है, आपको अभी नहीं पढ़ना है, एडवर्टाइजमेंट आने के बाद में पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है, दोबारा से अपन जुड़ेंगे, दोबारा से बात करेंगे। ठीक है, इंटरव्यू का क्या काम है, एग्जाम क्लियर कर लीजिए, उसके बाद में बात करेंगे। अभी केवल कितना, आपको क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। और अगर आप ये बुक सारी इकट्ठा करके रख लेंगे ना, तो आपको प्रेशर फील होना चालू होगा। अगर आपने 2 किताबें रख रखी तो प्रेशर नहीं आएगा, अगर ये सारी किताबें आपने अरेंज करके जमा दी तो प्रेशर आएगा। और आपको प्रेशर चाहिए, एक सीरियस प्रेशर जरूरी है, कंटिन्यूस प्रेशर जरूरी है, और लगातार बढ़ता हुआ प्रेशर चाहिए। प्रेशर से नुकसान कुछ नहीं होता है, आप पहले से ज्यादा एबल बन जाते हो, पहले से ज्यादा एफिशिएंट बन जाते हो, पहले से ज्यादा बेटर आउटपुट देते हो। तो कोई आराम कर रहा है तो उसको करने दो, कोई नहीं पढ़ रहा उसको रेस्ट करने दो, कोई क्या बात कर रहा है उसको उसका जो भी है उसमें रहने दो, उसको सजेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप अपना ध्यान दो। राइट, तो ये तो है आपका सीन। ठीक है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है, देखिए। हाँ बोलिए प्रवीण, बोलो, बोल सकते हो। बोल दीजिए, माइक ऑन करके बोल दीजिए, क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है, अगले सेशन के अंदर मैं आपको स्पेशली कुछ लोगों से मिला दूंगा, और मेरा उसमें टारगेट रहेगा कि उन लोगों से अपन मिलेंगे जिन्होंने एग्जाम दिया है, इंटरव्यू दिया है, या एग्जाम दिया है इंटरव्यू नहीं दिया है, लेकिन सेलेक्ट क्यों नहीं हुए। सेलेक्ट हो गए उनसे कोई मतलब नहीं है, वो तो कुछ भी बोलेंगे, उन पे भरोसा नहीं कर सकते, है ना। वो तो गैप फील होता है उनको तो,
वो आपको सलाह सही नहीं देने वाले, तो अपन उनसे बात कर लेंगे, वो बता देंगे। अदरवाइज तो आप मेरी बात पे बहुत अच्छे से यकीन करते हो, मुझे पता है ना। कुछ कह रहे हो प्रवीण? आप बाकी लोगों में से सुनील कुछ कह रहे हो? आप में से किसी का भी कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो भाई। है ना। और हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है, हार्ट बीट को ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। काम समझना था, काम समझ लिया, काम करना है, काम धीरे धीरे होता है। आप कितना भी हार्ट बीट बढ़ा लो, आप 10 दिन में काम नहीं कर सकते। इसको जितना टाइम लगेगा उतना लगेगा। ये आपकी एबिलिटी जो आज तक डेवलप हुई है, उसका उसका नतीजा होगा ये। कि आपने कैसा बना रखा है अपने आप को, कितना पढ़ने वाला बना रखा है, कैसे पढ़ने वाला, उस पर डिपेंड करता है। कोई एक है वो 1 महीने में कवर कर लेगा कई सारी चीजें, आपसे तो वो 2 महीने में नहीं होंगी। तो वो डिफरेंस आपका आज का थोड़ी है, वो पहले का है। आप अपने हिसाब से सोचो, कोई अपने हिसाब से सोचेगा, सब अपना अपना डिजाइन करेंगे। हाँ, आप में से किसी को डिजाइन करने में दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से पर्सनली उस चीज के ऊपर डिस्कस कर सकते हो, मुझे फोन पे पूछ सकते हो, सारी बातें मेरे को बता दोगे तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। राइट मोनिका? आपकी कोई क्यूरी भाई? कोई बात नहीं, कोई साइना? साइना? पास आउट हो और दिसंबर शेरशाह नेट को टारगेट कर रहे हैं, तो अपने सिलेक्शन को सिक्योर करने के लिए हमारे सुपर कोर्स के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट नेट या सेट एग्जाम क्वालिफाइड है और बॉटनी से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स सर्च कर रहे हैं, तो आने वाली आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए बिल्स के सेकेंड सुपर कोर्स के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इन दोनों कोर्सेज के लाइव क्लासेस स्टार्ट होने की जो डेट है उनकी मैं बात करूं, तो जो बच्चे दिसंबर 6 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो वो बैच 27 जून से स्टार्ट होगा। और जो बॉटनी से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो बैच है वो 13 अगस्त से लाइव क्लासेस उसकी स्टार्ट हो जाएंगी। हमारे इन दोनों ही कोर्सेज के अंदर डाउट फ्री टीचिंग, डिटेल्ड क्वेश्चन डिस्कशन, बेस्ट मेंटरशिप से आप श्योरली अपनी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। फॉर मोर इंफॉर्मेशन आप हमारे ऐप बिस्ट बायो पॉइंट को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। ऐप पर अवेलेबल फ्रीबी कंटेंट में आपको मिलेगा सीएसआई नेट और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का कंप्लीट सिलेबस और प्रीवियस ईयर के कंप्लीट एग्जाम पेपर, जिनको आप ऐप पर डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आपको ऐप डाउनलोडिंग के रिगार्डिंग या कोर्स परचेज के रिगार्डिंग किसी भी तरीके का कोई डाउट हो, तो आप अपनी कमेंट को हमें पोस्ट भी कर सकते हैं और डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो को, क्योंकि वो ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने जूनियर्स में, अपने सीनियर्स में। वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।